हमारे सेक्शन का नाम क्या है? वेव्स। इसके अंदर हम वेव से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ रहे हैं। कौन सा वेव फिनोमेना पढ़ाया जा रहा है? डिफ्रैक्शन सबसे पहले पढ़ा गया, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया, अभी रिसेंटली रिफ्रैक्शन पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों? और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे, गौर से मेरी बात सुनेंगे। आई थिंक मैंने इसके काफी सारे आपको लॉज पढ़ाने की कोशिश की थी। क्या क्या लॉज चल रहे थे हमारे? बेसिकली रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमने पहले इसका मतलब निकाला था। इसका मतलब है वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, वो डिविएट होती है अपने ओरिजिनल रास्ते से, किस रास्ते की तरफ बेंड करती है। अगर लाइटर से डेंसर में जा रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, अगर डेंसर से लाइटर में जा रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। ये दो बातें होगी। फिर तीसरा लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ। चलिए भाई, बड़ी बात है भाई। जी भैया, क्या होता है स्नेल्स लॉ? उस कांस्टेंट की वैल्यू पता है कितनी होती है? अगर मैं ग्लास की बात करूं तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.5। उस कांस्टेंट का नाम क्या है आप बताएं? रिफ्रैक्टिव क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम है। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम है। फिर भारत क्या फॉर्मूला हमेशा sin i over sin r होता है, कुछ और भी होता है? तो क्या बताएं? Is it always sin I over sin r? sin r over sin i कब होता है? जब डेंसर से लाइटर में जाते हैं। क्या सिर्फ एंगल्स के साइंस को डिवाइड करना है या कुछ और भी चीज डिवाइड करके n आता है? और क्या चीज डिवाइड करके n आता है? लाइटर और डेंसर की क्या चीज डिवाइड करके? ये बच्चों, और क्या चीज डिवाइड करके n आता है? स्पीड इन द लाइटर मीडियम और स्पीड इन द स्पीड की रेशो से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है। और जब आप वेवलेंथ की रेशो निकालते हैं तो वहां से भी क्या आता है? वहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो हमने ऑलमोस्ट 3 या 4 फार्मूले पढ़े अभी तक। जी थोड़ी क्या कर सकते हैं? दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, क्या करना दोबारा एक्सप्लेन? उसमें क्या समझ गए? सवाल पूछना। हमारा डीप वाटर जो है वो क्या होता है? डेंसिटी कम होती है, लाइटर होता है। और जो डेंस वाटर है वो, सॉरी, जो शैलो वाटर है वो क्या होता है? उसको डेंसर अज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने उसकी डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम वाली में समझाई। ये समझाया था कि डीप वाटर में वेव्स के डेवलप होने का चांस ज्यादा है, इसलिए दैट डीप वाटर इज ट्रीटेड एज क्या? लाइटर मीडियम, बिकॉज़ द स्पीड ऑफ वेव देयर इज फास्टर, the wavelength there is longer. That's why we treat it as lighter medium. And the shallow medium, जो shallow water है, it is treated as denser because वहाँ पे speed कम होती है, wavelength भी कम होती है. That's ठीक. और जो wavelength की ratio होती है, that ratio is known as क्या? Refractive index. और वही speed की ratio भी होती है. Frequency को क्या होता है? Frequency को कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी मसला इस बात से? अब ये जो आपको साइड व्यू नजर आ रहा है पानी का, इसका टॉप व्यू क्या है? उसका टॉप व्यू डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है? नीचे एक ड्राइंग बनाई गई है। उस ड्राइंग को देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है और वहां क्या नहीं हो रहा। प्लीज चेक कीजिए। मैं आपको रिफ्रैक्शन समझाने के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ क्या समझाऊंगा? रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। और जो रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स मैंने समझानी है, ये कैसे समझानी है, ये जरा बात आपने गौर से सुनिए। एक तरफ आपके पास डीप वाटर है, एक तरफ आपके पास शैलोअर वाटर है। पानी की बाउंड्री कुछ यूं है, पानी की बाउंड्री थोड़ी टेढ़ी करके उन्होंने बनाई हुई है।
अच्छा, ये किस चीज की बाउंड्री है जी? इस तरफ वाला पानी डीप है, इस तरफ वाला पानी शैलो है। यहां से क्या जा रहा है? ये वेव्स जा रही है यहां से। ये कौन सी वाली वेव्स बनी हुई? दीज आर नोन एज क्या? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। क्या लिखे? एक तो आपने जो जो डीपर वाटर से लिखा है लाइटर मीडियम, और क्या लिखे? दिस इज इंसिडेंट व्हाट? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। पर जो वेव्स जा रही हैं, एक काम करता हूं, इनके लिए ना, इनके लिए एक एरो बना देता हूं। वेव्स आपको याद है ना कि हम वेव फ्रंट्स के ऊपर क्या लगाते होते हैं? वेव फ्रंट्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन लगाते हैं। क्या डायरेक्ट क्या शो करने के लिए? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव दिखाने के लिए। अच्छा, वेव में कहता हूं यहां जाकर अगर लाइट ये मैंने वेव की एक रे बनाने की कोशिश की है, या वेव की डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है। क्या दिखाने की? वेव की डायरेक्शन या वेव की रे बनाने की। इसने कहा जाके हिट किया इसको। यहां क्या ड्रॉ करूं? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, बल्कि नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। क्या हुआ है? नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। जस्ट लाइनें थोड़ी आगे पीछे हुई है, लाइनें थोड़ी सी आगे पीछे हुई है। मैं इस लाइन को थोड़ा आप उसने लाइन आधी बनाई ना, आप जरा उसको एक्सटेंड करके पूरा आगे ले जाए। जो एरो है प्लीज उसको एक्सटेंड करके पूरा आगे ले जाए, ताकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक मीट करे। पूरा आगे नहीं किया बच्चों, उसको क्या करें? उसको पूरा आगे लेके जाए। अब मुझे एक बात बताएं, इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा है? ये वाला, ये ओरिजिनल रास्ता है ना। सिर्फ एक सवाल है आपसे, आपको सारा नहीं बनाना होगा, यहाँ तक ड्राइंग बनी होगी, इसके बाद आपने ड्राइंग बनानी है। क्या पूछेगा आपसे वो? ये डीपर वाटर है, डीपर वाटर को क्या ट्रीट करते हैं? लाइटर मीडियम। ये शैलोअर वाटर है, क्या ट्रीट करते हैं इसको? डेंसर मीडियम। जब लाइटर से डेंसर में जाएंगे क्या होगा? एल डी टी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर बेंडिंग होगी, एल होगा, डी होगा, टी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड करो? सीधा भेजोगे, इधर करो, उधर करो, थोड़ा नीचे की तरफ। यू कैन सी क्या हुआ है? पहले डायरेक्शन सीधी जा रही थी, सीधा जाते जाते थोड़ी सी क्या हुई है? नीचे टर्न हुई है ना। तो एक काम करें, नीचे की तरफ क्यों टर्न हुई डायरेक्शन? ये डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों टर्न हुई है? ड्राइंग में यहाँ तक रे बनी है, इस रे को आगे कैरी करके इस पॉइंट तक लेके जाए। इस पॉइंट तक एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक लेके जाए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बना हुआ है? नॉर्मल बना हुआ है। नॉर्मल से आगे लाइन कंटिन्यू कराएं। क्या करें? लाइन कंटिन्यू करें कि उसका ये ओरिजिनल पाथ है। कौन सा पाथ है? कि लाइन को जाना इधर चाहिए, लेकिन लाइन जाती किधर है? लाइन सीधी नहीं जाती, लाइन किधर जाती है? लाइन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब जब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है तो दो बातें देखनी है आपने। एक सवाल है मेरा आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर है? वेयर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? इस रे और इस नॉर्मल के दरमियान में इस एंगल को क्या बोलूं? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के दरमियान में कौन सा वाला? इन दोनों के ऊपर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? n इज इक्वल टू साइन ऑफ i ओवर साइन ऑफ r। क्या इस बात में किसी को परेशानी है बच्चों? एनीवन? नो? ओके जनाब साहब। वन मोर थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, क्या सिर्फ एंगल चेंज होता है या कुछ और भी होता है? क्या चेंज होता है? सर जी स्पीड भी चेंज होती है। और वेवलेंथ क्या होती है? सर वेवलेंथ भी चेंज होती है। क्या होता है?
वेवलेंथ भी चेंज होती है। अब वेवलेंथ कैसे चेंज होगी उसको जरा देखिएगा मैं कैसे दिखाऊंगा। बाप है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। एक तो काम ये करना है, एक काम क्या करना है? वेवलेंथ कम करनी है बच्चों, क्या करना है ध्यान दीजिए। दूसरा काम क्या करना है? ये जो रेड लाइन है वेव फ्रंट्स इसके क्या है? परपेंडिकुलर। अब रेड लाइन इधर है तो वेव फ्रंट्स किधर होंगी? वेव फ्रंट्स इसके परपेंडिकुलर होंगी। कैसे? Do you get this? ये जो पॉइंट, ये जो असल वेव, ये जो वेव थी यहां से सीधा आना चाहिए था, सीधा नहीं आई। कैसे? थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होगी। इसको सीधा आना चाहिए था, सीधा नहीं आई, थोड़ी थी। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। पहले वेव फ्रंट्स जा रही थी किधर? सीधी। अब जब अगले मीडियम में गई हैं वेव फ्रंट्स थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं। क्या हो गए? बेंड हो गई हैं, डेविएट कर गई हैं। अब मैं ये डेविएशन किस तरीके से समझा रहा हूं? आफ्टर एक्सप्लेनिंग द रेड एरो। कौन से एरो समझा रहा हूं? अगर आपको रेड एरो समझ आ रहा है तो काम समझ आ जाएगा, रेड एरो समझ नहीं आ रहा तो काम समझ नहीं आएगा। मैंने रेड वाला एरो कैसे समझाया? मैंने कहा ये पहले क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। ये क्या बना दिया? इंसिडेंट क्या रे बना दी। क्या बना दी? इंसिडेंट रे है ना। इस इंसिडेंट रे को यहां क्या किया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कराया। फिर यहां क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। फिर इस इंसिडेंट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। किसी को प्रॉब्लम है? अब अगर ये इंसिडेंट रे इन वेव फ्रंट्स की क्या है तो यहां पे भी वेव फ्रंट्स कैसी होनी चाहिए? जो कि इस रेड लाइन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। हमने वेव फ्रंट सारी कैसे बनाई? ऐसी। और वो क्या हो गई है? थोड़ी सी इन वेव फ्रंट्स के मुकाबले में ये वाली वेव फ्रंट्स थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? टेढ़ी किस तरफ हुई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। आपसे पेपर में क्या कराया जाएगा? या तो पूरी ड्राइंग बनी होगी, सिर्फ ये वाली रेड लाइन आपने बनानी होगी, ये वाली रेड लाइन आपने बनानी होगी और या एंगल्स चेक करने होंगे, या फिर क्या होगा? या फिर वो ब्लैक वाली ड्राइंग इंसिडेंट वेव फ्रंट्स बनी होंगी और आपसे क्या कहेगा कि कौन सी वाली? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लें। और आपने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, अगर बाउंड्री यूं है, कैसी बाउंड्री है? यूं है, और ये वेव फ्रंट्स आ रही हैं, आपने ये रेड लाइन लगानी है, यहां से नॉर्मल स्केच करना है और अंदाजा लगाना है कि रेड लाइन किधर जाएगी, सीधा या थोड़ी इधर। तो थोड़ी इधर जाएगी तो क्या करेंगे? आपने क्या किया? आपने वेव फ्रंट्स भी थोड़ी इस तरफ झुका दिए। किसी को मसला है? जी हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो लाइन है उसको सीधा आगे स्केच करेंगे और सोचेंगे ये उसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन उसको ओरिजिनल पाथ पे भेजेंगे नहीं। भेजेंगे किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट कराएंगे। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट कराएंगे तो जो लाइन सीधी आ रही थी वो देखो ना, ये लाइन सीधी जा रही थी ना। जब वो इस मीडियम में एंटर होती है तो सीधी जा रही नहीं, किधर जा रही? इधर। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल वो क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? ये बन गई। अब जब ये बन गई, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर थी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स इस वाली रेड लाइन के परपेंडिकुलर होंगी। तो ड्रॉ कर दी। क्या फीलिंग आ रही है? थोड़ी सी टेढ़ी फीलिंग नहीं आ रही? एक ये टेढ़ी फीलिंग डेवलप करनी है। और एक और चीज, अगर ये लाइटर मीडियम है तो ये क्या है? लैम्डा। लैम्डा इन द लाइटर मीडियम। ये क्या है? लैम्डा इन द। क्या फीलिंग आ रही है? कौन सा लैम्डा बड़ा है? ये वाला लैम्डा बड़ा लग रहा है, ये लैम्डा क्या है? कम लग रहा है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एन कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इसमें अगर किसी को मसला तो आप खड़ा करें। एनीवन? पता चल जाएगा। आगे चले जनाब। जी बताओ।
कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये बाउंड्री जो है तो सवाल है यार, बाउंड्री टेढ़ी है, बाउंड्री सीधी रखूंगा तो क्या होगा? फिर तो मुश्किल काम ही नहीं, वो टेढ़ा पड़ा हुआ है, मतलब उसका विड्थ ही टेढ़ी है, जैसी भी टेढ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने यूं बनाना है कि सर ये बाउंड्री है तो उसमें तो सीधा सीधा होगा, ये लो, ये होगा, ये क्या होगा? पहले वेव, और ये वाला कौन सा मीडियम है? ये कौन सा है? मैंने क्या किया, सीधी वेव गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यही उसका नॉर्मल है, यही उसका रिफ्रैक्टेड है, लेकिन मैंने क्या कम कर दिए, क्या कम कर दिए? वेवलेंथ कम कर दिए, क्या दिखाने के लिए? लाइटर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा है, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम है, दैट्स इट इनफ है। लेकिन वहां मैंने एक टेढ़ा क्यों बनाया था? ताकि एंगल्स प्रॉपर्ली आपको समझ आ रहे हैं, या एंगल ही जीरो है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। किसी मसला इस बात से? एनीवन? आगे चले जनाब सर। अब जाते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे क्या क्या लिखा है? अगले पेज में बेटा जी आपके पास ना क्या बोलते हैं इसका, इसकी एप्लीकेशंस लिखिए, किसकी? रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशन है बच्चों? रिफ्लेक्शन की क्या एप्लीकेशंस पड़ी थी? कि वो मिरर के ऊपर, मिरर के पीछे इमेज बनता था, उस इमेज के क्या बताने थे? कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। क्या बताने थे? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे? वर्चुअल, वर्टिकली अपराइट, लेटरली इनवर्टेड, और सेम साइज और सेम डिस्टेंस। अच्छा, फिर एक आज मुझसे ब्रेक में किसी ने सवाल पूछा कि सर आपने लास्ट लेक्चर में रे डायग्राम पर रही थी, कृष्ण जरा सवाल दोबारा पूछिए, क्या पूछना चाहते थे आप? नहीं, नोट्स याद नहीं करने, उन जो रे डायग्राम वाले नोट्स हैं, तो जैसे एक सीक्वेंस समझा रहा था कि पहले आपको कहते सर उसकी अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे वो समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। कि जब क्या मेथड, आपको क्या समझ आया, क्या मेथड? पहले इमेज लोकेट करना है, फिर इमेज से दो लाइनें लगानी, किधर? आंखों की तरफ, फिर जहां मिरर है वहां से ऑब्जेक्ट दो लाइनें लगानी। कि सर ये मुझे समझ आ गई, मैं कर लूंगी, बाकी वो 6 लाइनें आपने लिखी हैं, क्या मैंने उसको याद करना है? कोई जरूरत नहीं याद करने की, 6 लाइनें एक प्रोसीजर समझा रहा था। पेपर में सवाल ये नहीं आता होता कि प्रोसीजर लिखें, पेपर में सवाल क्या था? करें, करके दिखाएं, इसकी रे डायग्राम मुकम्मल करके दिखाएं, तो मुकम्मल करनी। ठीक, खैर बात यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ क्या करना है? यहाँ जब मैं आपको रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, क्या एप्लीकेशंस हैं? एप्लीकेशन नंबर 1 क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लुक्स शैलोअर इन वाटर ड्यू टू क्या? क्या मतलब है इस बात का? ऑब्जेक्ट लुक्स शैलोअर इन वाटर, कि जब आप ऊपर से पानी को देखते हैं तो उसकी जितनी असल में डेप्थ होती है उतनी ही फील होती है। क्या होता है? कम डेप्थ फील होती है। ये डेप्थ कम फील क्यों होती है? आई होप ये आपने ऑब्जर्व तो सब साइड से देखना, कहां से देखना? टॉप से देखना है। जब आप टॉप से देखेंगे, हाँ साइड से देखेंगे तो आपको अगर साइड से जितनी डेप्थ उतनी नजर आएगी ना, ऊपर से देखें ना, अक्सर स्विमिंग पूल को देखते हैं, कैसा लगता है? इतना डीप नहीं लगता, कम डीप लगता है, लेकिन वो तो छलांग लगा के पता चलता है कि भाई कितना डीप है कितना नहीं है, पाँव लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है, बल्कि एक एप्लीकेशन है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट्स लुक शैलोअर इन वाटर, क्यों? क्या सीन है? रिफ्रैक्शन का क्या लेना देना इसके साथ? मैं उसको जरा समझाने की कोशिश करूंगा। और यहां से n का एक और फार्मूला निकलेगा। क्या होगा? n के फार्मूले ही फार्मूला है। ऐसे मुझे बता सकते हैं n का पहला फार्मूला क्या था? साइन ऑफ i ओवर, फिर या तो क्या, और साइन ऑफ r ओवर साइन ऑफ i, फिर वो स्पीड वाला है, स्पीड इन द लाइटर मीडियम ओवर, फिर लैम्डा वाला है, लैम्डा इन द लाइटर मीडियम ओवर।
अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, इसमें से एक और फॉर्मूला निकलेगा जी। असल में लाइटर मीडियम में स्पीड हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाली ऊपर ही होगी, तो लाइटर वाली ही ऊपर होगी। एक्चुअल में मैं वहां पे भी क्या लिखना चाहता हूं, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं साइन ऑफ एंगल इन द लाइटर मीडियम और साइन ऑफ एंगल इन द डेंसर मीडियम। तो वो चक्कर में या आई ओवर आर या आर ओवर आई। बेसिक मेरा मकसद क्या है कि लाइटर वाला क्वांटिटी ऊपर और डेंसर वाली क्वांटिटी नीचे हो। अब वो एंगल है तो एंगल लाइटर वाले ऊपर और डेंसर वाले नीचे हो। स्पीड है तो लाइटर वाले ऊपर और डेंसर वाले नीचे हो। लैम्डा है तो लाइटर वाले ऊपर और डेंसर वाला क्यों? क्योंकि लाइटर वाली क्वांटिटीज बड़ी होंगी, क्या होगा बच्चों, उनकी वैल्यूज बड़ी होंगी, और डेंसर वालों की वैल्यूज, तो इसलिए हम कहते हैं बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। हर बार मैं भी एक बार ड्राइंग बनाने लगा हूं, यहां से भी कोई फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अगली ड्राइंग क्या है सुनो जरा, ये आपके पास पानी है, यहाँ पे कोई मछली की आंख उसने बनाई है, जो भी बनाया, इस मछली की आंख को हम कहां से व्यू कर रहे हैं, ऊपर से व्यू कर रहे हैं। जब ऊपर से व्यू करेंगे तो इनिशियली इसमें से दो रेज निकाली गई। क्या निकाला गया? सुनो जी, आपको पता है कोई भी चीज नजर क्यों आती है, उसमें से लाइट आ रही होती है, उसकी अपनी होती है या फिर किसी और की होती है, जिस किसी की भी लाइट उसमें से आ रही होती है। जब ये लाइट आ रही है, अंदर कौन है? वाटर। बाहर कौन है? एयर। वाटर किस किस्म का मीडियम है? एयर से तो डेंस है ना, एयर के मुकाबले में डेंसर है। और एयर क्या है? एयर लाइटर। अच्छा, ये पॉइंट्स क्या है? इनको की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या ड्रॉ करूं? जब मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब बताएं ये जो लाइट रे है इसका असल में रास्ता किधर है? असल में जाना इधर जाना, लेकिन किधर बेंड करेगा? डेंसर से लाइटर में जा रहे हैं, डीएल क्या होगा? डेंसर से लाइटर में जाने क्या होगा? डीएलए होगा। क्या होगा यहाँ साहब? जब डीएलए होगा, व्हाट इज डीएलए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या है? ये तो इसका ओरिजिनल रास्ता है ना। क्या करूं? थोड़ा सा अवे बेंड कराएं। क्या कराएं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अवे बेंड हो गई, जो अवे बेंड हो गई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल ऐसी ये लाइट है, यहां गई, यहां जाके क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां क्या ड्रॉ करूं? इसने इनिशियली कहां जाना है? रास्ता तो इसका ये वाला बनता है, लेकिन जाएगी किधर? ये भी अवे जाएगी। क्या करेगी? जब ये भी अवे जाएगी तो हेलो जी, असल रेस कौन सी वाली? ये दो वाली। आंखों को नजर कौन सी आ रही है? ये दो वाली। आंखें किसको ट्रेस करेगी? आंखें उनको ट्रेस करेंगी। उनको अगर आप ट्रेस करेंगे तो कहां जाएंगे? इनको जब हम ट्रेस करेंगे बैकवर्ड्स, कहां मीट हो रही है? असल में किधर था वो? इधर। फीलिंग किधर आ रही है? इधर है। तो अगर वो कहती मैंने पानी में हाथ डाल के मछली पकड़नी, तो मछली उससे जरा वो हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करेगा, मछली उससे बहुत नीचे होगी। क्यों? उसको धोखा होगा। क्या धोखा होगा? उसको लगेगा मछली की डेप्थ इतनी है, मछली की डेप्थ इतनी नहीं है। मछली की डेप्थ क्या है? ज्यादा है। एक होती है रियल डेप्थ, एक होती है अपीयरेंट डेप्थ। क्या जनाब साहब? एक आ रही है आपके पास अपीयरेंट डेप्थ, कौन सी वाली? ये डेप्थ कौन सी है?
ये वाली कौन सी? कौन सी डेप्थ बड़ी है, कौन सी डेप्थ छोटी है? रियल वाली बड़ी है और अपेरेंट वाली। अगर मैं ये कहूं कि मैंने रियल वाली को अपेरेंट को डिवाइड कर देना तो एक नया फॉर्मूला है। ये भी क्या होगा? रियल डेप्थ को अपेरेंट डेप्थ से डिवाइड करें तो भी क्या निकलेगा सर जी? तो भी एन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकलेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करें। क्या है जनाब साहब? अब इसका सवाल पेपर में क्या आएगा? या तो सीधा सीधा फैक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं। आपको जब ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं किसमें? वाटर में। कैसे नजर आते हैं? हम कहेंगे सर जी वो क्या बोलते हैं, हमें शैलोवर नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? असल डेप्थ उनकी कुछ और होती है और हम उनकी डेप्थ फील कुछ और होती है। कहेगा अच्छा पानी के केस में n बता देगा 1.3। क्या बता देगा? n की वैल्यू कितनी बता देगा? 1.3। और फिर कहेगा रियल डेप्थ है 10 मीटर। आप बताओ अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी? क्या करेंगे? इस फार्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये इस फार्मूला का सवाल है। या पूछेगा यार ये चीजें आपको शैलोवर नजर क्यों आ रही हैं? क्या जवाब देंगे उसको? कि सर जी वो असल में रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रहा है? अच्छा फिर हो गया सर रिफ्रैक्शन किधर हो रही है? फिर हो गया उस पॉइंट पे कौन सी रिफ्रैक्शन हो रही है? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहे हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहे हैं। तो आपको डीएलए वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या पता यहां जाकर क्या लिखवा दे? सॉरी बड़े पेज में क्या पता यहां जाकर क्या लिखवा दे आपसे? स्नेल्स लॉ, एंगल्स वाला। कहेगा जी एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला है? ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। कहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा वाला है? नॉर्मल से यहां तक। इनको यूज करके क्या करवाएगा? क्या पता स्नेल्स लॉ अप्लाई करवाए। क्या नोन है, क्या नोन है, ये तो परीक्षणों में पता चलेगा कि क्या उसने सवाल पूछना और क्या सवाल नहीं पूछना। यहां तक किसी को मसला भाई? एनीवन? आगे चले। फैक्ट नंबर 2 क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट्स लुक व्हाट? दे लुक बेंट इन वाटर। पानी में अगर आप स्पून डाल दें, ग्लास के अंदर जब स्पून पड़ी होती है तो हम उसको ऊपर से देखते हैं क्या फीलिंग आता है? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है। असल अपनी ओरिजिनल लाइन पे नजर लाइन से आगे खिसका हुआ नजर आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से। अब वो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है उसकी ड्राइंग में आता हूं। कहते जी यहाँ पे मैंने स्टिक रख दी। क्या रख दिया? अब स्टिक के इस पॉइंट को व्यू करना है। किसको व्यू करना है? इस पॉइंट को कैसे व्यू करूं? इसमें 2 रेज निकालता हूं। ये कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। ये क्या ड्रॉ किया मैंने? प्लीज सबके सब बताएं। हम वाटर से किधर जा रहे हैं? एयर में। हम डेंसर से लाइटर में जा रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डीएलए। किधर जाएंगे? तो अब ये जा रहा सीधा था, इधर किधर ले गया? अबे ले दे। किधर ले रहे हैं? किसको मसला इस बात से? एनीवन? अच्छा इसे मैंने बहुत ज्यादा ही बेंड करा दी। फीलिंग आ रही है? थोड़ा टेढ़ा हो गया। अच्छा इधर आ रहे हैं। इधर भी क्या बनाऊं? जहां किधर आता है यूं किधर लेके जाऊं? इसे भी थोड़ा नॉर्मल बेंड, इसे भी थोड़ा अवे बेंड करा दें। क्या कर दें? इसे भी थोड़ा अवे बेंड करा दें। जब आंखें यहां से
व्यू करेंगी आंखों को क्या नजर आएगा, ये वाली दो लाइन है कि ये वाली दो लाइन, तो आंखें किसको पीछे ट्रेस करेंगी, उन दो को, वो दो जब पीछे ट्रेस होंगी तो किधर जाएंगी, इधर जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो जब इधर मिलेंगी तो ये पॉइंट इधर की बजाय इधर नजर आएगा, यू करके नजर आएगा। थोड़ा सा वैसे मेरी ड्राइंग में बहुत थोड़ा हो रहा है, आपके पास जो पेज पे ड्राइंग है वहां पे प्रॉपर फीलिंग आ रही होगी कि जो ये पार्ट ऑफ द रॉड इन द वाटर है वो अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा आगे नजर आता है। क्या नजर आता है, आगे नजर आता है। अपनी ड्राइंग देख लीजिए, वहां पे आपको ज्यादा ऑब्वियस फीलिंग आ रही होगी। अपनी ड्राइंग देखिए, वहां पे आपको ज्यादा ऑब्वियस फीलिंग आ रही होगी। किसको मसला इस बात से, एनीवन? आगे चलें जनाब साहब। फिर तीसरा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है जनाब साहब? अच्छा, व्हाट हैपेंस इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? यू नो, ये भी पानी वाले हिसाब ही है। इसको उठा दो। ये पानी है, यहां पानी के अंदर ये स्विमिंग, समझे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के यहां ना बेस के ऊपर हमने कोई बल्ब लेट किया हुआ है। यहां पे हमारे पास कोई बल्ब है और उसमें से क्या निकल रहा है जी? उसमें से रोशनी निकल रही है। क्या निकल रहा है? रोशनी की एक लाइन बनाई हमने ये, जी जनाब साहब, गौर से मेरे सवालों का जवाब देना आपने भी, ठीक? ये जो लाइट रे नंबर 1 है, इसके बारे में समझाएं, इसका क्या सीन है? लाइट रे नंबर 1, इसका क्या सीन है? इसके ऊपर नॉर्मल किधर है? सर वो खुद ही नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो वेव परपेंडिकुलर टू द क्या है? सरफेस है। क्या करेगी? ना टुवर्ड्स होगी ना वो सीधा सीधा पढ़े। इसका क्या अंग्रेजी लिखिए, the ray which is the ray which is perpendicular to the surface, मतलब along the normal है। मतलब क्या है? along the normal तो क्या होगा? It enters straight into the other medium without क्या? without deviating। without deviating का मतलब ये नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन अब रिफ्रैक्शन सिर्फ कौन सी वाली होगी? जिसमें लैम्डा चेंज होगा और स्पीड चेंज होगी। कहते हैं बट रिफ्रैक्शन does occur, that is wavelength changes and speed also changes। स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है। वेवलेंथ और स्पीड हम किस में से किस में जा रहे हैं? तो वेवलेंथ और स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? क्यों? हम डेंसर से तो लाइटर में जाओ तो वहां पे स्पीड भी ज्यादा होती है और वहां पे लैम्डा भी ज्यादा होगी। What is happening to ray number 2? ये कौन है? ये कौन है बच्चों? सर ये नॉर्मल है, बोर्ड पे देखेंगे। उज़ैर बोर्ड के बड़ा प्लीज बोर्ड पे देखें। ये कौन है जी? नॉर्मल है। हम जा रहे हैं, वन सेकेंड लेट मी टेल यू, अंदर कौन है? वाटर, बाहर कौन है? ये हम जा रहे हैं डेंसर से। जब डेंसर से लाइटर में जाते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? डीएलए। कौन सा कॉन्सेप्ट जी? डेंसर से लाइटर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगे। क्या करो? इसमें मसला इस बात से आप थोड़ा सा कर ले, जितना आप जितना भी आप करना चाहते हैं, थोड़ा बेंड करना चाहते हैं ले, ठीक है? क्या हुआ इसके साथ? कहते जी the ray which is moving from denser to lighter medium at an angle it refracts or bends or deviates away from the normal at an angle r
and Snell's law will apply on this ray. कौन है इसका I? कौन है इसका R? किसी मसला इस I और R के साथ? इस I और R के साथ किसी को मसला है? इस पे स्नेल्स लॉ वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन R ओवर साइन I वाला, ठीक है। अच्छा, रे नंबर 3 पे जाएं, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया, तो रिफ्रैक्शन भी थोड़ी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बेंडिंग होगी। अभी भी क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन R ओवर साइन I। रे 3 में कहते हैं as the angle of incidence increases the angle of refraction also increases but the ratio of sine of angles, कहते हैं एंगल ज्यादा हो सकते हैं, रेशो चेंज, रेशो कितनी होगी? अभी भी रेशो n के बराबर होगी। ओके, चौथे नंबर पे उसने एंगल और बड़ा कर दिया। क्या कर दिए? एंगल और बड़ा कर दिया। अब की दफा एंगल इतना बड़ा हो गया है, अब जब एंगल इतना बड़ा हो गया, अब जब राइट निकलेगी इतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, इधर निकलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये लाइन गई सीधी, थोड़ा एंगल बढ़ाया, R बढ़ गया, एंगल थोड़ा और बढ़ाया, R थोड़ा और बढ़ गया, एंगल और बढ़ाया, कितना बढ़ गया? मैक्सिमम कितना बढ़ गया? सब तो 90 हो गया। एंगल ऑफ आपकी ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाली कौन सी है? ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या है सर? इस केस में तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है? तो 90 है। क्या है भाई? एक काम करें, लेवल करो उसको। 90 लेवल नहीं होगा, प्लीज उसको लेवल करें। क्या लेवल करें उसको? ऐसे ऐसे लेवल करते हैं 90 को, यूं करके लाइन लगाते हो, यूं करके लाइन लगाए भाई, कि क्या होगा? बोली रे यूं आ जाएगी। वैसे अगर मैं इसके ऊपर आपका लगाऊं n वाला फॉर्मूला, क्या है n वाला फॉर्मूला? साइन R ओवर साइन I। प्लीज टेल मी R कितना है? साइन ऑफ 90 ओवर साइन ऑफ I। इस I का एक नाम है, इस I को क्या कहते हैं? C फॉर क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं उसको? तो काम चलेगा ना, C लेकिन असल में वो I है, असल में क्या है? C इज इक्वल टू I। ड्राइंग के अंदर लिखना है बेटा, किधर लिखना है? ड्राइंग के अंदर चाहे जहां C लिखा है ना, उस C के साथ क्या लिखिए? I। इधर नहीं, पहले वाला C बेटा, जहां C लिखना। रे नंबर 4 की बात हो रही है, रे नंबर 4 की बात हो रही है। 4 के एंगल पे C लिखा था, वो C नहीं, असल में क्या था? I। जिसको कहा गया, क्यों उसको C क्यों कहा? उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्रिटिकल एंगल कौन है? एक्चुअल में इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, अक्सर पेपर में आता है डिफाइन। डिफाइन क्या? डिफाइन क्रिटिकल एंगल। क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? कैसे डिफाइन करते हैं? और से सुनिए, क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? क्रिटिकल एंगल होता कौन है? होता वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। होता वो क्या है? होता वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? उसे क्रिटिकल क्यों बोलते हैं? उसके पहले कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। उसके पहले क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। क्या? वेव एक मीडियम से किधर जा रही थी? दूसरे मीडियम में। इसके बाद क्या होगा? अगर एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया, अब क्या होगा? अब जो रे नंबर 5 है वो जब यहाँ जाएगी, यहाँ जब नॉर्मल बनेगा तो अब वो बेटा बाहर निकलने का तो चांस ही नहीं है, तो वापस आ जाएगी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल था, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है? क्या इंपॉर्टेंस है इस एंगल की? सर पहला मसला ये है, इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है?
90 है पहली बात। फिर इससे पहले पूरा टॉपिक में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे मुझे दो बातें समझानी। इस एंगल की भी सिग्निफिकेंस है कोई, क्या सिग्निफिकेंस है, एन इक्वल टू साइन आर। आर कितना हो गया, अगर आपका आर 90 डिग्री हो जाए और आप तब आई को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। कैन यू प्लीज डिफाइन क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, दोबारा बताएं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। अच्छा, अब अगर एक काम करो, फिर n की जगह n लिखो, साइन r की जगह साइन 90 लिखो, साइन i की जगह क्या लिखें? अभी बात बताओ, कैलकुलेटर से पूछो साइन 90 कितना होता है? क्या होता है जी? 1 होता है। क्या होता है? तो 1 ओवर क्या, लो जी एक और फार्मूला आ गया। क्या आ गया? n के फार्मूले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। n का क्या फार्मूला था भाई? आप वहां उस लिस्ट के अंदर एक और फार्मूला ऐड कर दें। क्या फार्मूला आ गया? n इज इक्वल टू क्या, 1 ओवर फार्मूला नंबर के 1 2 3 4 5, फार्मूला नंबर 5। दिस इज फार्मूला नंबर 5 फॉर क्या, फार्मूला नंबर 5 फॉर n के लिए। ठीक है, किसको मसला इस बात से? अब अगर मैं काम करूं, बल्कि अगले पेज पे जमा हुआ है, कहते हैं ये पानी के केस में क्या निकालें, फाइंड द क्रिटिकल एंगल इन द केस ऑफ वाटर। कैसे निकाला उसने क्रिटिकल एंगल? प्लीज चेक करेंगे, अगले पेज पे जाएं, क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन चेक करें। समीर साहब चेक करें कैसे निकाला क्रिटिकल एंगल उसने। अगले पेज के टॉप पे लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द क्रिटिकल एंगल इन द केस ऑफ वाटर। वाटर का n कितना होता है? तो उसने n की जगह क्या लिख दिया, 1.3 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन c। अब क्या करेगा वो, साइन c पूरे का पूरा उधर लेके जाएगा। क्या करेगा बेटा, आप लोग मैथ्स नहीं पढ़ते वो सुन ले जरा, कैलकुलेटर किधर आपका, आपका अपना किधर है? तुम घर में नहीं दे रहे, कैलकुलेटर निकाल के लाना है। देखो जी, साइन कॉस बेशक मैथ्स में और फिजिक्स में होती है, ठीक है। ये पूरा साइन c यहां में डिवाइड हो रहा है, ये पूरा आ जाकर और वो पूरा 1.3 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा ये, दिस विल बिकम क्या, साइन ऑफ c इक्वल्स टू 1 ओवर 1.3। तो करें जरा साइन ऑफ c इक्वल्स टू 1, और फिर क्या करें, फिर साइन को जाकर क्या कर दें, क्या आंसर आता है 50.2। चलो राउंड करके 50 कर दो। इसका मतलब ये है कि पानी के केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 से बड़ा हो, 50 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90। और अगर 50 से बड़ा हुआ तो वेव रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वेव रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, वेव वापस। अगर ये वाला एंगल क्या है, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्या, critical angle, what will happen to it? It will reflect back into the same medium. It will follow कौन से rules? It will not follow Snell's law. It will say जितना angle of incidence है उतना ही angle of reflection है। बस क्या होगा, ये वाला angle और वाला angle दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कब, when this I is greater than C। C क्या है, critical। critical का मतलब क्या होता है, इससे पहले कुछ और होगा, इसके बाद कुछ और होगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री से कम है तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, दूसरे मीडियम में वेव जाएगी और वहां उसकी डेविएशन होगी, एंगल चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी। लेकिन अगर एंगल 50 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन बैक इनटू द सेम मीडियम होगी, एंगल चेंज नहीं होगा, लैम्डा चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा कर देंगे। जी बेटा,
हाँ, क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला नंबर, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? वो 90 है। ये डेफिनेशन है। तो अभी जो आपने बात बताई है कि पहले रिफ्रैक्शन हो रही होगी और फिर रिफ्लेक्शन हो रही होगी, तो ये वाला पॉइंट आ सकता है उसमें? आप अगर ये कहना चाहते हैं कि if the angle of incidence is less than critical angle, then refraction occurs, and the angle of incidence is greater than critical angle, then reflection occurs। ये बात लिखनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ये किसकी डेफिनेशन है जी? टोटल, देखिए आगे लिखी हुई है, रे नंबर 5 के साथ लिखिए क्या लिखा हुआ है? The angle of incidence of this ray is greater than, कोई पढ़ो यार, सूर्य में से पढ़ा नहीं यार, अरमान पढ़ो तो। रिफ्रैक्टिंग नहीं, गलत लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग, hence it is reflecting back into the same medium। रिफ्लेक्ट करें इसको, it's not refracting, it is क्या? Reflecting back into the same medium। This phenomena is known as क्या? Total internal reflection। किस मसले? Now define total internal reflection।